नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। आप इस वक्त टाइम्स ऑन भारत के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी और लोकतंत्र का समय हो गया है। आज एक ऐसी तस्वीर से शुरुआत करेंगे और उसकी बात करेंगे जो देखकर कोरोना काल में आपको लगेगा कि ये किसी अपराध से कम नहीं है। महाराष्ट्र की जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, उस देखकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे। एक तरफ सरकार नियम पे नियम बनाए जा रही है, दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि जब ये नियम किसी नेताजी के या उनके घर वालों के, किसी भी पार्टी के नेताजी के, वैसे तो ये एक बीजेपी के नेताजी के यहाँ पे जो शादी समारोह है वहां की तस्वीर है, लेकिन वहां पे महाराष्ट्र की हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता मौजूद थे। उनके घर पर उनके आयोजन के सामने जो पूरे नियम है उनकी दहलीज पे पहुंच के दम तोड़ देते हैं। मेरे और आपके लिए सख्ती है, इनके लिए खुली छूट है। दूसरा जो आज बड़ी खबर जिस पे हम बात करेंगे वो उन अधर्मियों की है जो समाज को बांटने की साजिश रच रहे थे, खुलेआम धमकियां दे रहे थे और अभी तक खुले में घूम रहे हैं। एक को पकड़ा भी गया है, काली जुबान वाले भाई साहब को, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। और सबसे आम लोगों के लिए अलग नियम, नेताओं के लिए अलग नियम। आम लोगों के लिए धारा 144, नेताजी के घर हजारों की भीड़। शादी में सिर्फ 250 लोगों को मंजूरी, फिर बीजेपी नेता के घर भीड़ क्यों? आम लोग मास्क न पहने तो जुर्माना, बीजेपी नेता को सब माफ है। स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन, फिर शादी में हजारों की भीड़ क्यों? कोरोना पर दोहरी नीति, आम लोग और नेताओं में फर्क क्यों? अब वायरस तो मुझे लगता नहीं भेदभाव करता है आम लोगों में और वीआईपी में, पर यहां पर भी जो गाइडलाइंस हैं लगता है महाराष्ट्र में वो भेदभाव जरूर करती हैं। तो सवाल यही है कि क्या नियम सिर्फ आम आदमी के लिए है? नेताओं के मन में जो भी आए वो कर सकते हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं है। महाराष्ट्र में अहमदनगर की जो तस्वीर सामने आ रही है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस देश में नेताओं की कैसी मनमर्जियां चलती हैं, सबसे पहले इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं कि जनता का कल्याण ही सबसे पहला कानून होता है, लेकिन महाराष्ट्र के अहमदनगर में कोरोना पर बनाए गए सारे नियमों और कानूनों का इस भीड़ में दबाकर कचूमर निकाल दिया गया। ये उसी महाराष्ट्र के अहमदनगर की तस्वीर है जहां कोरोना के नियम कहने को कुछ और हैं, दिखाने को कुछ और, बताने को कुछ और। यह उसी अहमदनगर की तस्वीर है जहां बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल समेत कई कद्दावर नेताओं ने हजारों लोगों के सामने कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। न अपना ख्याल रखा, न लोगों का, न दूल्हा का, न दुल्हन का। सामने तालियां बजती, सामने बैठी भीड़ भी नेताओं के साथ कोरोना को खुला निमंत्रण देती रही। इतना तामझाम था, पुलिस वाले भी सिर्फ दर्शक की भूमिका में रह गए। बीजेपी के नेता शिवाजी राव कर्डिले के बेटे अक्षय कर्डिले की शादी थी। बीजेपी नेता के बेटे की शादी होगी तो कानून भला कहां टिकेगा? टिका भी नहीं। वो नियम तो आम लोगों के लिए है कि शादी में 200 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। बीजेपी नेताओं के घर शादी होती है तो कानून कैसे बदल जाते? इसका सबूत टीवी स्क्रीन पर देखिए, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। न किसी के चेहरे पर मास्क, न भीड़ का ख्याल, न वक्त की पाबंदी। और जब ये सब हो रहा था तो इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना मजाक नहीं तो क्या होगा? नेताओं की बात ही निराली होती है। हाई प्रोफाइल शादी थी भाई साहब, दूल्हा दुल्हन मास्क पहन लेते तो मेकअप पर बट्टा लग जाता। देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल जैसे नेता मास्क पहन लेते तो वर वधु को गुलदस्ता देते हुए उनकी मुस्कुराहट लोग नहीं देख पाते। इतनी भीड़ नहीं आती तो नेताओं के ईगो को ठेस लग जाती। इसीलिए कोरोना को किनारे रखकर सभी नियमों का एक साथ स्वाहा कर दिया गया।
इन सारी तस्वीरों को देख लेने के बाद कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार के नियम क्या हैं, उसे भी देख लीजिए, ताकि ये सबको पता चले कि नेता और आम जनता के बीच अभी भी इस देश में कितना फर्क है। एक तरफ शादी की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार के नियम। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक धारा 144, 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी, शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग आएंगे, खुले स्थान में 250 लोगों की मंजूरी, राजनीतिक धार्मिक आयोजनों पर भी नियम लागू। वो तो भला हो उन 4 लोगों का पालकी पर दुल्हन को लेकर आए, चारों के चेहरे पर मास्क थे, लेकिन जिस भीड़ में ढूंढने पर कहीं मास्क दिखे वो दिखने में ही सिर्फ अच्छी लगती है। लेकिन ऐसी तस्वीरें बताती है कि ऐसे ना तो कोरोना से लड़ा जा सकता है और ना ही कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। आखिर में हुआ भी यही, शादी में शामिल बीजेपी नेता आर विखे पाटिल कोरोना संक्रमित पाए गए, जो संदेश देने के लिए काफी है कि ये तो अभी शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब आप देख लीजिए कि उसी में एक नेताजी जो हैं बिना मास्क के बैठे हुए हैं, वो अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब कौन कौन इससे खतरा उठाएगा? शादी तो एक ये थी, एक नेताजी के बेटे की शादी थी। महाराष्ट्र की एक दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। ये पनवेल के डेप्यूटी मेयर की बर्थडे पार्टी, यानी कि उनके जन्मदिन की बर्थडे पार्टी चल रही थी। वहां पे कोरोना के जो नियम हैं उनकी कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही थी, ये आप देख लीजिए। और ये समझ लीजिए कि यहां पर धारा 144 लागू है, जिसमें कहा जाता है कि 4 से ऊपर यानी कि 5 लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। अब आप देखिए कि यहां पर धारा 144 किस तरीके से सरकार लागू करवा रही है। सड़क पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नाच गा रहे हैं, नोट उड़ाए जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि डिप्टी मेयर महोदय का जन्मदिन है। अब सैया भये डिप्टी मेयर तो डर काहे का, फिर चाहे वो जान गंवाने का ही डर क्यों ना हो, कोरोना फैलने का ही डर क्यों ना हो। कोरोना को देखते हुए पनवेल में धारा 144 लागू है। एक जगह पर एक बार में 4 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते, लेकिन ये नियम तो आम आदमी के लिए है ना। डिप्टी मेयर के लिए क्या नियम, क्या कानून। खूब जश्न मना, वो भी बीच सड़क पर सरेआम। नियमों को तोड़ने के बारे में जब सवाल पूछा गया तो जवाब क्या था, खुद सुन लीजिए। कल परसों आपने देखा होगा, ये ताज होटल में शरद पवार के भाई का शादी हुआ, भतीजे का। उधर 2000 लोग था, किसी ने मास्क नहीं पहना था। उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि मेरे ऊपर? तो आप बोल रहे हो शरद पवार जी के रिलेटिव ने ऐसा किया तो आप भी कर सकते हो, ऐसा है क्या? बिल्कुल, जो शरद पवार महाराष्ट्र में करेंगे वो हम करेंगे। तो इसके लिए आपने बदला लेने के लिए किया क्या ये चीज? नहीं, बदला तो लेना ही चाहिए ना। पर ये बदले के भाव से कोविड फैलता है ना। नहीं तो शरद पवार साहब कोविड को फैलाते हैं तो हम भी फैलाना चाहिए। कहते हैं उन्होंने नियम तोड़ा तो हम भी तोड़ेंगे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि डिप्टी मेयर को तो बस कॉपी करना है। ऐसे में अगर कोरोना फैले तो फैले, लोगों की जान जाए तो जाए, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। डिप्टी मेयर के साथ क्या होना चाहिए ये कहा भी क्या जाए। कुर्सी तो छीन ही लेनी चाहिए, साथ ही इन्हें ऐसी सजा होनी चाहिए कि एक मिसाल तय हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। देख लिया आपने महाराष्ट्र के 2 नेताओं के घर में कैसा आयोजन हुआ, और फिर आपने जवाब भी सुन लिया कि वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। अगर कोई और गलत कर रहा है तो उसको हम भी गलत करके ही दिखाएंगे। मैं सीधे अपने जो गेस्ट हैं आज उनके पास आपको लिए चलता हूं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं अपने मेहमानों से कि ये ठीक हो रहा है या नेताओं के ऊपर जो इस तरीके की ये पाबंदी जो है वो नेताओं पर नहीं है। शायना एनसी हमारे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी के। किशोर तिवारी शिवसेना के नेता हैं। शायना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। आपसे पूछना चाहता हूं शायना जी, बीजेपी के नेताओं के लिए कुछ खास नियम बनेंगे क्या? अंकित जी, एक चीज स्पष्ट है, कोविड में ये एक इनविजिबल टेररिस्ट है। कोई जात पात धर्म के आधार पे किसी को बख्शा नहीं जाता है, अमीर गरीब, कोई राजनीतिक पार्टी या कोई अन्य पार्टी। तो मैं सिर्फ ये विनती करूंगी कि हर नागरिक ये एक नैतिक जिम्मेदारी समझे कि अपने आप को सुरक्षित रखना कितना महत्वपूर्ण है।
ये कोई स्पर्धा नहीं है कि इन्होंने गलत किया तो हमें भी गलत करना चाहिए, या इनसे गलती हो गई है और हमें भी गलती करनी चाहिए, बल्कि हम सबको सीखना है इस पूरे परिप्रेक्ष्य में। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी कि जान है तो जहां है, नहीं तो हम सिर्फ ये स्पर्धा में बैठे रहेंगे कि किसने क्या गलत किया और किसके ऊपर कानून लागू किया गया और किसके ऊपर नियम नहीं। शायना जी, आपके कनेक्शन में थोड़ी सी शायद दिक्कत हो रही है। हाँ, शायना जी वापस आ गई। आपने बात तो बहुत ठीक कही शायना जी, लेकिन जो हमने तस्वीरें दिखाई, और मैं आपके पास वापस वही सवाल लेकर आऊंगा कि आपको जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के लोग फॉलो ही नहीं कर रहे। देवेंद्र फडणवीस वहां पर थे, बड़े बड़े नेता वहां पर थे, पर मैं बृजमोहन जी आपसे पूछना चाहता हूं, बाकी पार्टियों के नेता भी वहां पर मौजूद थे, तो अगर जहां पर कोविड के प्रोटोकॉल तोड़ी जाएंगी, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या वहां पर यह बात इंश्योर करने की कि लोगों के ऊपर नियम पालन करवाया जाए, या नेताओं के लिए कुछ और नियम है महाराष्ट्र में और बाकी लोगों के लिए कुछ और नियम है? अंकित भाई, देखिए, आपकी बात तो बिल्कुल वाजिब है कि जहां लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए सरकारों ने कानून बनाए हैं और उनको पूरा करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन पे तो है, लेकिन उनको निर्देश तो राजनेताओं ने ही दिए हैं ना। यदि वो गंभीरता नहीं बरतते इस पूरे मामले में, तो इनके बारे में इनकी खाली हम निंदा ही कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आखिर आप लोगों को खुद को सुरक्षा का ध्यान रखना है और आपके ऊपर दूसरे लोगों की भी जिम्मेदारी। अगर किसी आयोजन में इतने व्यापक तरीके से लोग पहुंचते हैं और वहां पर अगर, जैसा भी आपने बताया कि बिखे साहब की तबीयत खराब हो गई है, उनको कोविड पॉजिटिव निकले हैं, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव दूसरे लोगों पर भी पड़ेगा। तो राजनेताओं की जिम्मेदारी है कि वो खुद की भी सुरक्षा को ध्यान में रखें और उनसे जुड़े हुए समर्थकों की भी सुरक्षा का ध्यान में रखें। मैं सोचता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार को इस मामले में निश्चित रूप से, खाली महाराष्ट्र क्यों, मैं कहता हूं ये जिम्मेदारी देश के हर प्रशासन की है, हर प्रशासन की है सर। और किसी भी राज्य में इस तरह की कोई घटना होती है तो हम उसको लेकर जरूर आते हैं। हमने तो यहाँ कैंपेन छेड़ रखी है कि जो पॉलिटिकल रैलीज हैं, कोरोना ओमिक्रॉन का तीसरा जो लहर का खतरा है वो भी रुकनी चाहिए। पर किशोर तिवारी जी, जैसे कि बृजमोहन श्रीवास्तव जी कह रहे थे, सत्ता में भागीदार है महाराष्ट्र में, उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम सिर्फ इसकी निंदा कर सकते हैं, तो आप निंदा ही करेंगे या कार्रवाई भी करेंगे कुछ? नहीं, अभी आपने दोनों भी घटना की हमारे मुख्यमंत्री ने इंक्वायरी कॉल कर ली है और बहुत गंभीर बात है ना। आप देखिए, जिस कार्यक्रम में नियम तोड़े गए वहां पर हमारे पूर्व विरोधी पक्ष नेता और राधा कृष्ण विखे पाटिल बाधित हो गए, पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल बाधित हो गए और 40 लोग बाधित हो गए। लेकिन अगर शायना एनसी कहती है हमारे पंतप्रधान जी ऐसे बोले वैसे बोले, तो मैं तुमको बताऊं, आज पूर्वांचल के अंदर जो हमारे महामहिम पंतप्रधान जी ने सभा ली, उस सभाओं में लाखों की भीड़ थी। उसी वक्त योगी जी की सभा में भी थी और अमित शाह जी के सभा में थी। यानी क्या है, पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर से ये सीखे नहीं, बंगाल के चुनाव के बाद ही लहर फैली। देखिए, जब नाइंसाफ लोगों की मृत्यु होती है ना, तो तब मालूम पड़ता है। अभी तो हमने स्वामी हमारे जो एक मित्र थे, जो आटा प्लुई के बड़े गुरु थे, वो गुजर गए अभी 2 दिन पहले बड़ौदा में। आप ये बातें थोड़ा ये सोच समझ के कहिए, कल हो सकता है आपकी पार्टी के नेताओं के भी वीडियो आ जाए। और मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि ये आज तो आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखाई पड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने इसका संज्ञान ले लिया, हम इसके ऊपर कुछ करेंगे, पर क्या कानून प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर कोई आम आदमी, अगर 1000 लोगों का भी महाराष्ट्र के अंदर जो गाइडलाइंस हैं, 250 लोग शादी में आ सकते हैं। अगर अहमदनगर के अंदर कोई आम आदमी 1000 लोगों को लेकर शादी करने चला जाए तो आपके डीएम और पुलिस उनको डंडे मारते हुए ले जाएंगे। पर यहां पर आप कह रहे हैं क्योंकि राजनेता इन्वॉल्व हैं कि हम इसकी पूरी संज्ञान लेंगे। एक मिनट अंकित जी, मुझे ये बात बोलने दो, मुझे बहुत दुख लगता है। कई हमारे मित्रों की शादियों में मुझे फोन आते कि पुलिस वाले 101 होने के बाद दंडा ले रहे हैं और खुली जगह में कितने लोग आएंगे ये गाइडलाइंस में बोला है कि कलेक्टर डिसाइड करेंगे। तो सामान्य लोगों को अलग नियम, नेताओं के लिए अलग नियम, ये देश की दुविधा है। अरे सर, दुविधा तो है, पर आप ये बात बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। आप तो सरकार में हैं, आपकी सरकार को तो कार्रवाई करनी चाहिए। शायना जी, ये दुविधा बोले समझ में आता है कि उनकी पार्टी के नेताओं के वीडियो आ रहे हैं। आप तो कम से कम ये कहिए कि हम उठा के सबको जेल में बंद करेंगे, जो भी इसके ऊपर जुर्माना लगना है वो जुर्माना करेंगे। अंकित जी एक बात बोलूं कि
बीजेपी के नेताओं ने नियम तोड़े और दोनों भी चित्र में वही दिख रहे। अब हम उन पे कार्रवाई करेंगे तो ये बोलेंगे राजनीति कर रहे। अब चाइना एनसी दोनों तरफ से भी वही बोलती है ना। सर कैसी बात कर रहे हो किशोर तिवारी जी? मतलब इस डर से कि आपके ऊपर ये आरोप लग जाएगा तो शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार डर गई है क्या? डरती तो नहीं हम, लेकिन नैतिकता कोई होती है जो नैतिकता भाजपा के लोगों में आज दिखी नहीं, कल हमारे लोगों में भी दिखेंगे नहीं। तो मैं यही मांग करूंगा कि ऐसे सब नेताओं को दंडित किया जाए। शाइना एनसी, प्रधानमंत्री जी ने जो भी कुछ कहा उसका प्रभाव आपके नेताओं पे अगर होता नहीं दिख रहा तो क्या सिर्फ इसी बात से काम चल जाएगा, ये कहने से कि देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए था? आप मुंबई में हैं, मुंबई में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मैंने देखा था सेकेंड वेव में आप भी लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रही थी। आपको नहीं लगता कि कार्रवाई होनी चाहिए उन सभी नेताओं को जो इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, इस पूरे समारोह में, जो फोटो के खिंचवा रहे हैं अपनी हंसते हुए बिना मास्क के? उनमें से कई नेता बीमार भी हुए हैं। अंकित जी, जैसे कि मैंने पहले मान कीजिए, एक मिनट, शाइना जी मान कीजिए। तिवारी जी एक एक करके, तिवारी जी देखिए, अरे मान कीजिए। नहीं तिवारी जी, आपने अपनी बात कही, उन्होंने आपको नहीं टोका, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए, फिर आप बीच बोल लीजिएगा, बीच में कंफ्यूज मत कीजिए इसे और चैनल से। एक एक करके बात करेंगे आराम से। अंकित जी, ये कोई स्पर्धा नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा, मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत काम करे तो इनकी तारीफ करनी चाहिए, बल्कि सीखना चाहिए कि जो किसी नेतागण ने अपना मास्क न पहना हो, गलती हो या स्वाभाविक रूप से जनप्रतिनिधि होने के नाते उनके इलेक्टेड के लिए उन्होंने किया, ये गलत बात है। जैसे कि हमने कहा, कानून सबके लिए एक है और कितना काम प्रधानमंत्री करेंगे, केंद्र सरकार को पूछना, इससे अच्छा मुझे लगता है एक नैतिक जिम्मेदारी हर एक नागरिक की होती है, हर एक राजनीतिक पार्टी। तो देवेंद्र फडणवीस को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगनी चाहिए क्या शाइना जी? कितना काम करेंगे प्रधानमंत्री अकेले? आपकी पार्टी के लोग ही उनका काम खराब कर। अंकित जी, इलेक्शन रैलीज में इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कॉन्डक्ट के साथ साथ जो उनके गाइडलाइंस होते हैं उनका पालन करना हर एक राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। उड़ रही है मैम, वो तो जो आपको कोई कार्रवाई करनी है तो सरकार आपकी है, कीजिए ना। नहीं, पर कौन आपको बिल्कुल सही बात है, ये सवाल तो मैं उनसे पूछूंगा, पर शाइना जी एक सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपने बाकी गेस्ट पे को ले आता हूं कि आपको नहीं लगता कि सरकार की जिम्मेदारी है? वो सवाल सरकार से पूछा जाएगा। कुछ नैतिक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है या बिल्कुल नहीं है? आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं, अगर देवेंद्र फडणवीस जी और बाकी सारे नेता वहां पर जाके उनका काम खराब कर रहे हैं तो बीजेपी एक्शन लेगी अपने नेताओं के ऊपर जो इस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं? अंकित जी, ये नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ एक नेता का नहीं होता है, हर एक नागरिक का होता है। बल्कि हम तो ये कहेंगे यहाँ तक कि कोरोना ने हमें सिखाया है कि देखिए, आपको आपकी टिप्पणी करनी है तो आप कीजिए। तिवारी जी, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, वो जनता समझ रही है। मैं और आप नहीं भी कहेंगे, जनता तब भी समझ रही है कि शाइना जी आज थोड़ी मुश्किल में है। आपका जो काम है सरकार के तरफ, आप कीजिए कार्रवाई। हाँ। हम बल्कि ये कह रहे हैं कि नैतिक जिम्मेदारी हर एक नागरिक की होती है, गलतियां भी हर एक नागरिक शाइना जी, अच्छा चलिए, देवेंद्र फडणवीस जी वो तो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जो हमने आपको दूसरी खबर दिखाई थी बर्थडे पार्टी वाली, वो भी बीजेपी के हैं, डेप्यूटी मेयर हैं। वो तो थोड़े मतलब पूरी स्टैंडिंग में थोड़े से नीचे रैंक के होंगे, उन्हीं पर एक्शन ले लीजिए, लोगों को थोड़ा भरोसा हो जाएगा कि बीजेपी भी कुछ कर रही है। लेकिन आपको मैं पूछती हूँ अंकित जी, सिर्फ एक्शन लेने की आवश्यकता है या उजागर करने की आवश्यकता है? मैम, उजागर करने के लिए एग्जाम्पल बनाने की आवश्यकता है। जनता को ये समझाना कि ये एक इनविजिबल टेररिस्ट है और बच के रहिए, क्योंकि जात पात, धर्म या राजनीतिक आइडियोलॉजी से आपको खेद नहीं पहुंचती है जो हम समाज के जो गाइडलाइंस हैं नहीं इस्तेमाल करें। तो मैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, समझाने की आवश्यकता है, पर दिक्कत यह है कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ लिप सर्विस, जो अंग्रेजी में शब्द होता है, वो करती हैं। एक्शन आप लेंगे नहीं तो लोगों को लगता है जब ये अपने लोगों को कुछ नहीं कह रहे तो हमारे को कैसे कहेंगे? लेना है, बल्कि सरकार को लेना है जो उनको लगे। अरे पार्टी का भी तो कुछ दायित्व बनता होगा। पर बृजमोहन जी, शाइना जी तो आराम से कह के निकल जाएंगी, हमारी सरकार तो है नहीं, कोई भी नेता है, लीजिए एक्शन। आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? फिर यही सवाल पूछ रहा हूं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, क्योंकि डर आपको भी है कि आपके नेता भी इसी तरीके से उल्लंघन करते हैं। अगर आज आप बीजेपी पे एक्शन लेंगे तो कल आपको अपने नेताओं पे लेना पड़ेगा। अंकित जी, इसमें मेरे नेता और आपके नेता जैसा कोई मुद्दा नहीं है। ये एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी और देश के प्रति अपनी जो एक इस दौर में जो हमारा कदम है
उससे जुड़ा हुआ मामला है। ये जितने भी नेताओं के आप नाम बता रहे हैं, इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी पार्टी के लोग आपको ऐसे किसी कार्यक्रम में ना दिखे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारी खुद की भी अपनी जिम्मेदारी है। हम लोग शासन में हैं, ये जो पूर्व मंत्री हैं वो लोग शासन में रहे हैं, इनको मालूम है कि शासन की जिम्मेदारी क्या होती है और आम आदमी के प्रति उनको किस प्रकार से जिम्मेदार बनाने का काम करना चाहिए। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आपने एक अच्छी बहस की शुरुआत की है और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी राजनीतिक दल के जो भी प्रमुख लोग हैं वो इससे सबक भी सीखेंगे और इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए भविष्य में। यही दिक्कत है जब राजनीतिक पार्टियों पे खुद पे आती है। और तिवारी जी, मैं आपसे चाहता हूं इस पे आप जवाब दें। जब राजनीतिक पार्टियों पे खुद पे आती है तो कहते हैं देखिए जिम्मेदारी है, बड़ी बड़ी मॉरल बातें होती हैं, और जनता के ऊपर लठ लेके, बिल्कुल डंडा लेके बताया जाता है ये नियम है, धारा 144 लागू है, मास्क नहीं पहनोगे तो चालान करेगा, तुम्हारे घर में नाइट कर्फ्यू लगेगा। आप जनता के ऊपर नहीं कहा जाता कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, सिर्फ राजनीतिक नेताओं पे कहा जाता है आप करते रहिए पर आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, कुछ कीजिएगा। दोहरा चरित्र है सर ये। हाँ, नहीं, देखो, राजनीति में दोहरा चरित्र न रहे तो राजनीति वाले कैसे? देखो ना, अभी चाइना एनसी ने तो बोला नहीं, लेकिन मैं बोलता हूं कल चल के अगर शिवसेना या एनसीपी का भी कोई नेता नियम तोड़े या कार्यकर्ता भी नियम तोड़े तो उसे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखो, नाइंसाफ लोगों की जान महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा गंवाई, और ऐसे तमाशे अगर महाराष्ट्र में होते हैं, अंकित त्यागी जी सोचो, करो ना रहो ना रहो, लेकिन शादियों में लाखों लोगों की भीड़, ये क्या तमाशा है? और बर्थडे पार्टी में ऐसा तमाशा, मुझे तो लगता है चाइना एनसी जी अपने आप में एक बहुत प्रिंसिपल और दर्शन लेके चलने वाली महिला है। उन्होंने एक्शन ना लेना कौन सा तमाशा है सर सरकार का? नहीं, मेरी सरकार ने एक्शन इनिशिएट कर दिए। अरे हमारे पार्टी के और उद्धव ठाकरे के करीबी रिश्तेदारों पे हमने गुने दाखिल किए हैं, हमने किसी को नहीं छोड़ा, और ना हमारे सीएम कई बर्दाश्त जो आप बात कह रहे हैं, मैं इंतजार करूंगा और आपसे रोज पूछूंगा कि कब एक्शन होगा, क्योंकि ये जैसे शाइना जी ने कहा कि ये मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह से अगर नेता बिल्कुल बेपरवाह होकर कानून तोड़ेंगे, उनके ऊपर जब एक्शन होगा, एक एग्जाम्पल बनेगा, तभी जनता को समझ में आएगा कानून सबके लिए एक बराबर है। वरना लोग भी यही बात पूछेंगे, अगर देवेंद्र फडणवीस जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं, और फिर हम सबके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, इंतजार कर रहे हैं। पर जाने से पहले मैं आपको एक और चित्र दिखा देता हूं। शायद मुझे रोक लेना चाहिए था अपने मेहमानों को भी दिखाने के लिए कि सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है। गुजरात में एबीवीपी ने एक फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया। जरा वो विजुअल डालिए स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं। और इस फ्रेशर पार्टी में कोरोना के जो नियम हैं उसकी कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और फिर शाइना जी को दुख होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इतनी मेहनत है कोरोना को लेकर, वो मिट्टी में मिल रही है। मिट्टी में कहां मिल रही है और कौन मिला रहा है, कम से कम बीजेपी को यह बात जरूर देखनी चाहिए। अब बिना मास्क की गरबा पार्टी आपने देख ली। अब कोरोना तो इनके साथ जब गरबा करने आएगा तब तो किसी को समझ में आएगा नहीं कि कौन किससे अपनी जो डांडिया है वो खेल रहा है। पर हमें सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। जब तीसरी वेव आएगी और फिर से भगवान ना करे वही स्थिति आ गई कि हॉस्पिटल में बेड नहीं, नेताओं का जुगाड़ हो जाएगा, परेशान में और आप ही होंगे। तो अपना ध्यान रखिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ये सिर्फ याददाश्त ताज़ा करने की एक कवायद थी डीजीपी साहब की और उत्तराखंड की सरकार की कि अभी तक हरिद्वार में जिन लोगों ने इस तरीके की भाषा, देश को तोड़ने वाली भाषा, देश में आग लगाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया, उन पर अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं। पर उससे पहले एक और खबर आपको बता देता हूँ। एक व्यक्ति आपको दिखाई पड़े थे, कालीचरण नाम के व्यक्ति हैं। वैसे तो अपने आप को संत कहलाना पसंद करते हैं, पर हम उन्हें संत कहेंगे नहीं, जिस तरह के उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। वही कालीचरण है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में एक धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ बहुत सारे अपशब्दों का इस्तेमाल किया था।
अब छत्तीसगढ़ की पुलिस ने उन्हें मध्य प्रदेश में खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस गिरफ्तारी पर सियासत शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मध्य प्रदेश में, वो कहती है कि देखिए प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। वहीं भूपेश बघेल ने, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सीधा सीधा पूछा कि क्या महात्मा गांधी पर इस तरह के बयान देना ठीक था, ये मध्य प्रदेश की सरकार तय कर ले। फिर उत्तराखंड में हेट स्पीच देने वालों का अब तक क्यों कुछ नहीं हुआ, ये सवाल भी करेंगे आज। रायपुर में धर्म संसद के मंच से बापू को गाली देने वाला कालीचरण आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपशब्द बोलने वाले कालीचरण को बिल से निकालकर पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। कालीचरण को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया गया। खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर एक मकान में छिपा था कालीचरण। रायपुर पुलिस ने सुबह 4 बजे उसे गिरफ्तार किया। रायपुर का ये वही टिकरापारा थाना है जहां महाराज कालीचरण के ऊपर जो है 294 और 505 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इसके अलावा कालीचरण के ऊपर यहां पर राष्ट्रद्रोह का भी मामला दर्ज किया गया है। कालीचरण पर कड़ी धाराएं लगाकर उसे तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हरिद्वार की धर्म संसद में कत्लेआम मचाने के लिए भड़काने वाले भाषण देने वालों पर आखिरकार अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। कालीचरण को तो पुलिस ने दबोच लिया, लेकिन यति नरसिम्हानंद सरस्वती की गिरफ्तारी कब होगी? प्रबोधानंद गिरी कब गिरफ्तार होंगे? साथी अन्नपूर्णा सलाखों के पीछे कब पहुंचेगी? अश्विनी उपाध्याय पर कार्रवाई कब होगी? महंत धर्मदास पर शिकंजा कब कसेगा? जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी और वसीम रिजवी क्यों आजाद घूम रहे हैं? आनंद स्वरूप महाराज पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इधर हम सवाल उठा रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। उधर पुलिस जहर उगलने वाले इन पाखंडी भगवाधारियों के साथ बैठकर हंसी ठिठोली उड़ा रही है। इधर सवाल उठ रहे हैं कि हरिद्वार की धर्म संसद में इन लोगों को जहर उगले हुए 192 घंटे हो चुके हैं। ऐसे में डीजीपी साहब का यह आश्वासन भी याद आता है। तो अगर इसमें दोषी हैं जिन्होंने भी किसी तरह से भड़काऊ भाषण दिए हैं, किसी तरह से हेट स्पीच दिए हैं, तो उनके विरुद्ध जरूर कार्रवाई होगी। सबके नाम इस एफआईआर में जुड़ेंगे। इसके बारे में मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। इधर डीजीपी साहब टीवी पर आकर आश्वासन दे रहे थे, लेकिन इनके इस आश्वासन का क्या ही किया जाए जब उनकी पुलिस इन आरोपियों के साथ ठहाके लगा रही है। पुलिस अफसर को ये लोग अपना आदमी बता रहे हैं और वहाँ खड़ा पुलिस अफसर इनकी बातों पर हंस रहा है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि हरिद्वार पुलिस इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अब आप ये सोच के देखिए कि महात्मा गांधी के खिलाफ जिसने अपशब्द कहे उसके ऊपर तो कार्रवाई हो रही है। ये कई लोग ये भी कह सकते हैं कि ठीक है भाई, उसके अपने जो भी विचार हैं वो उसके विचार हैं, लेकिन जिन लोगों ने खुलेआम लोगों को मारने की धमकियां दी उनके ऊपर अभी तक कड़ी कार्रवाई छोड़ दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देख लीजिए देश में कानून किस तरीके से काम कर रहा है। अब इस जो गिरफ्तारी हुई खजुराहो से, उसके ऊपर मध्य प्रदेश की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार आमने सामने है। क्या कह रही है मध्य प्रदेश की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार क्या कहती है, सुन लीजिए। हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। पहली बात तो नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं
या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है।